हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करण जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर के बारे में। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ऑल 110 क्वेश्चन आपको हल कराने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो आगामी जितनी भी डब्ल्यूएलआई की पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको विश्वास दिला देता हूँ कि इस पेपर को मैं आपको इस तरह से हल कराने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सब कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर सीखेंगे। आप में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ पर जो पेपर है उससे हम बहुत ही कुछ सीखे हैं। पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दी है पार्ट 1 की। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा पेपर है और 6/2/2025 का ईस्टर्न रेलवे का पेपर है। 2 घंटे का समय दिया है, मैक्सिमम 100 मार्क हैं। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे। टोटल 110 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी हुई है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप पहले जो 100 क्वेश्चन हल करेंगे उनको ही जांचा जाएगा। इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन हल करेंगे तो उनको गलत माना जाएगा। यहाँ पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ और उसमें 55 तक मैंने क्वेश्चन हल कराए थे और यहाँ पर इस वीडियो में 56 से हल कराने वाला हूँ। इस पेपर की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करके और पेपर की जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 56 से हल कराएंगे। सीधा हम 56 जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये रहा 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछा गया है कि अध्ययन अवकाश नियमों के तहत एक रेलवे कर्मचारी को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी में देखिए, उचित चैनल के माध्यम से आवेदन जमा करें और पाठ्यक्रम व परीक्षा का उल्लेख करें। अब हम बात करें अध्ययन अवकाश की, तो अध्ययन अवकाश से लोकहित में या अपने पद से संबंधित उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है लीव, जो स्टडी लीव है। इन छुट्टियों की जो कर्मचारी की जो बाकी छुट्टियां उनसे नहीं काटा जाता है। इस छुट्टी के लिए कर्मचारी की जो सेवा है 5 वर्ष से पूर्ण होनी चाहिए तथा समाप्ति पर 3 वर्ष से उसकी सेवा बची होनी चाहिए। आप ये ध्यान रख लें कि कब मिलेंगी, जब सेवा 5 वर्ष पूरी हो जाएगी और जब छुट्टी समाप्त होंगी तो 3 वर्ष की सेवा बची होनी चाहिए। एक बार में ये अधिकतम 12 मंथ की ये छुट्टी मिल जाती हैं और पूरे सेवा काल में 24 महीने की ये छुट्टी मिलती है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनको 36 महीने की ये छुट्टियां मिलती हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट का मतलब पूरे सेवा काल में 24 महीने की, एक बार में 12 महीने की, और जो डॉक्टर्स हैं उनको 36 महीने की ये छुट्टियां मिलती हैं स्टडी लीव। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57। इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड 1302 पैरा 17 के अनुसार रेलवे कर्मचारी किसी पद का वेतन और भत्ते कब से प्राप्त करना शुरू करता है। कि कोई भी रेलवे कर्मचारी है अपने वेतन और भत्ते कब से प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर कब से प्राप्त करेगा, जब पद की जिम्मेदारी संभाल लेगा तब से ही, मतलब जब पद पर ज्वाइन हो जाएगा तब से ही। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई कर्मचारी ज्वाइन करेगा तभी उसको वेतन मिलेगा और तब से ही वो जो भत्ते हैं वो उसको मिलेंगे। किसी भी सरकारी सेवक को हर माह जो राशि दी जाती है वो क्या रहेगा, वही वेतन भत्ते। भत्ते में जैसे उसको डीए, टीए और इसके अलावा एचआरए, हाउस रेंट जो होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, सीटीजी अलाउंस होता है, ड्रेस अलाउंस होता है, ब्रेकडाउन भत्ता होता है, रिस्क अलाउंस होता है और राष्ट्रीय अवकाश है। ये सभी जो वेतन के साथ साथ में जो भत्ते हैं कब मिलेंगे, जब वो पद की जिम्मेदारी संभालेगा उस तारीख से ही ये भत्ते दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड जो 1302 है पैरा 17 के तहत प्रावधान के अनुसार बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित अधिकारी है केवल आधा वेतन पाने के योग्य। जब बिना ड्यूटी पर अनुपस्थित है तो उसको वेतन का किस चीज का मिलेगा, नहीं। भत्तों का हकदार लेकिन वेतन नहीं। और किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा जब ड्यूटी पर अनुपस्थित है। तो उसको कोई भी
भत्ता या वेतन नहीं मिलेगा बिना अनुमति के। यहां आपको ध्यान रखना है, बिना अनुमति के। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब तक छुट्टी नहीं लेगा तब तक कोई वेतन भत्ते उसको नहीं मिलेंगे। छुट्टी जो लागू हुई है कि जो लीव गवर्नमेंट कर्मचारी को जो मिलती हैं वो एक फरवरी 1949 से छुट्टियां लागू हुई हैं। अधिकतम छुट्टी है, यहाँ पर कोई कर्मचारी अगर छुट्टी लेना चाहता है, अधिकतम छुट्टी लेना चाहता है, तो उसको 5 वर्ष की ही छुट्टी मिलेंगी, इससे ज्यादा छुट्टी उसको नहीं मिलेंगी। अब छुट्टी जैसे आपको पता है LAP होती है, LHAP होती है, लीव नॉट ड्यू LND होती है, स्टडी लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्निटी लीव होती है, CCL होती है, CL होती है, बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था उसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59। यदि किसी पद का चार्ज दोपहर में हस्तांतरित किया जाता है दोपहर में, तो सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्ते कब से प्राप्त करना होगा, मतलब सब कब से उसको मिलना शुरू होगा? तो नेक्स्ट डेट से, अगले दिन से, दोपहर बाद उसको अपने पद उसने ग्रहण किया है, जैसे कोई इंचार्ज है, किसी पद का उसने चार्ज लिया है तो दोपहर बाद लिया है, तो उसको अगले दिन से जो भी वेतन भत्ते उस पद के लिए अवेलेबल है वो अगले दिन से मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको जैसा समझ में आए आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए द डिसिप्लिनरी अपील रूल 1968 डू नॉट अप्लाई टू। अनुशासन और अपील नियम 1968 किस पर लागू नहीं होते हैं? तो ये देखिए अनुशासन और अपील नियम 1968, तो ये 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए हैं अनुशासन व अपील नियम। अब ये किस किस पर लागू नहीं होते हैं? तो किस किस पर नहीं होते हैं? जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं, एक तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, एक RPF, इस पर भी ये लागू नहीं होते हैं। तीसरे होते हैं आकस्मिक श्रमिक, और चौथे होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विशेष अनुदेशों द्वारा इस नियम से शासित होने से छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर देखिए आकस्मिक श्रमिक, स्थायी रेलवे कर्मचारी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लोको चलाने वाले कर्मचारी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आकस्मिक श्रमिक, RPF, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, ये सभी यहाँ पर अनुशासन अपील नियम 1968 इन पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य कौन होते हैं कि जैसे महाप्रबंधक या उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो आएंगे अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के रूप में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 61। निलंबन क्या है? यहाँ पर देखिए निलंबन के बारे में आपको एक बार ही बता देता हूँ क्योंकि इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन निलंबन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो मैं निलंबन के बारे में बता देता हूँ कि निलंबन क्या है। कि निलंबन हमेशा ड्यूटी से होता है। कर्मचारी उस पद पर नौकरी में तो रहता है लेकिन कर्मचारी काम करने या काम करने की जगह पर रहने की उसको इजाजत नहीं होती है। यह कोई दंड नहीं है, ये केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही है। और निम्न परिस्थितियों में किसी को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करनी हो या चल रही है तब भी उसको निलंबित किया जा सकता है। या दूसरा, जब कर्मचारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है तो भी उसको निलंबित किया जा सकता है। तीसरा, जब कोई भी कर्मचारी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस या कोई छानबीन या कोई जांच या मुकदमा चल रहा है तब भी उसको निलंबित किया जा सकता है। निलंबन की जो अवधि है उसकी समीक्षा 90 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। मतलब 90 दिन तक निलंबित रहेगा, उसके बाद अवधि को एक बार में 180 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है कि ऐसा लगता है कि इस कर्मचारी को निलंबित रखा जाएगा तो उसको जो समीक्षा है 90 दिनों में करेंगे और उसके बाद 180 दिन तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो निलंबन क्या है, कोई भी यहाँ पर दंड नहीं है
कोई भी दंड नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ये क्या है, एक प्रशासनिक कार्रवाई है और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि निम्न परिस्थितियों में कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई चल रही हो, फौजदारी कोई मामला हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, ये सभी में वो उसको निलंबित किया जा सकता है। निलंबन के बाद SF3, निलंबन के लिए SF1, आपने सुना होगा SF1 जो चार्जशीट होती है SF1, उसमें SF1 जारी करके निलंबित किया जाता है और SF3 जब कर्मचारी कोई निलंबित है तो निर्वाह भत्ते के लिए SF3 जारी की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा कि कोई दंड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 62। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को डैश से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाए तो उसे निलंबित माना जा सकता है। तो कब निलंबित माना जा सकता है, यहाँ पर दिया है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, तो और नीचे दिया हुआ 72 घंटे। तो 48 घंटे, 48 घंटे मतलब 2 दिन का होता है कि 2 दिन का समय से अधिक हिरासत में उसको रखा गया है तो उसको निलंबित माना जा सकता है। और निलंबन मानने के लिए SF2 जारी की जाती है कि कर्मचारी के खिलाफ SF2 जारी करेंगे और 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा गया है तो उसको निलंबित मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि निलंबन से संबंधित इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने एक बार बता दी है, जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी निलंबन से संबंधित है कि निलंबन की पहली समीक्षा कब करनी चाहिए। कुछ समय पहले ही अगले क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन तो था उसमें मैंने बताया था कि 90 दिन 3 महीने के बाद समीक्षा करना आवश्यक है और एक समय में 180 दिन तक के उस निलंबन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। निलंबन के दौरान निम्नलिखित में से क्या स्वीकार्य है। तो क्या स्वीकार्य है, पूर्ण वेतन नहीं मिलता है, निर्वाह भत्ता मिलता है, पूर्ण पास PTO नहीं मिलते हैं और कोई चिकित्सा सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है, मिलेंगी। यहाँ पर क्या स्वीकार्य है, तो निर्वाह भत्ता स्वीकार्य होगा, निर्वाह भत्ता स्वीकार्य होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अब इसमें देखिए निर्वाह भत्ते के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि SF3 जारी की जाती है और निर्वाह भत्ता 50% निर्वाह भत्ता दिया जाता है प्लस जो DA होता है उसके हिसाब से जो कैलकुलेट करके 50% तक दिया जाता है, मतलब आधा वेतन बोल सकते हैं। यदि अधिकारी को लगता है कि निलंबन की अवधि 3 महीने से अधिक है तो अधिकारी चाहे तो भत्ते को 25% और बढ़ा सकता है, मतलब 75% भत्ता कर सकता है। और लगता है कि निलंबन की अवधि कर्मचारी के कारण या कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारण अगर बढ़ रही है तो निर्वाह भत्ते को 25% घटा सकते हैं, मतलब 25% ही यहाँ पर जो निर्वाह भत्ता वो दिया जाएगा। निर्वाह भत्ते में जो अनिवार्य कटौती होती है कि अगर किसी को निलंबित किया गया है और निलंबन के समय जो भत्ते हैं उनमें जो कटौतियां हैं, क्या क्या कटौती, जैसे HRA की कटौती 100% होगी। 100% मतलब HRA की कटौती होगी, विद्युत या पानी का बिल है उसकी कटौती होगी, डाइट चार्ज है, इनकम टैक्स है, सरकार से कोई ऋण ले रखा है या अग्रिम ले रखा है तो उसकी वसूली की जाएगी निलंबन के दौरान। तो यहाँ पर SF3 जारी होती है निर्वाह भत्ते के लिए और 50% निर्वाह भत्ता दिया जाता है जब तक कर्मचारी उसमें कुछ चेंज नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ 64। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। लघु दंड लगाने के लिए चार्जशीट किस में जारी की जाती है। तो चार्जशीट होती है SF1, SF2, SF3, SF4, ऐसे मैंने चार्जशीट पिछले उसमें आपको बताया है कि जो चार्जशीट है कितने टाइप की चार्जशीट होती हैं, जैसे जिनको मानक फॉर्म कहते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि SF1 होती है निलंबन के लिए, SF2 माना गया निलंबन, SF3 निर्वाह भत्ते के लिए, SF4 निलंबन से बहाली, जब आप निलंबन से बहाली के लिए SF4 होती है, SF5 बड़ी शास्ति। यहाँ पर लघु दंड पूछा है, लघु दंड, तो लघु दंड यहाँ पर SF11 होता है। मैंने अभी बोला था आपको कि बड़ी शास्ति बड़ा दंड तो SF5 है,
SF6 में दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF8 में प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। SF9 को अभी हटा दिया गया है। SF10 में संयुक्त कार्रवाई के आदेश है। SF11 में छोटी शास्ति मतलब लघु दंड छोटी शास्ति। SF11 SF12 ज्ञापन जहां नियम 14(1) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है। SF13 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति से अनुमति। और SF14 मतलब 14 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के लिए चार्जशीट। तो ये SF14 में होती है, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के लिए चार्जशीट। यहाँ पर लघु दंड पूछा है तो SF11 जारी की जाती है। SF11। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। दिए हैं ऑप्शन A B C D किसके, तो यहाँ पर जांच के दौरान अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन C इज राइट आंसर है। C इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 66 के बाद 67 रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं सिवाय किस पर लागू नहीं होते, यहाँ पर पूछा है। तो अप्रेंटिस अधिनियम के तहत जो अप्रेंटिस रहेंगे उन पर जो पास नियम है 1986 लागू नहीं होते हैं। राजपत्र अधिकारियों पर, चलाने वाले कर्मचारियों पर, जो रनिंग स्टाफ होता है, और ग्रुप C के कर्मचारी, इन सभी पर पास नियम लागू होते हैं, लेकिन जो अप्रेंटिस होते हैं उन पर पास नियम लागू नहीं होते हैं। तो 66 का ऑप्शन C इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 68 रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 निर्भर संबंधी में शामिल नहीं है। कभी कभी देखा होगा आपको हिंदी का जो वर्ड टिपिकल लगता है, यहाँ पर देखिए निर्भर संबंधी, जबकि डिपेंडेंट, ये आपने सुना होगा कि ये डिपेंडेंट कौन हो सकता है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि डिपेंडेंट रिलेटिव डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर विकलांग भाई ये शामिल होता है। सहानुभूति आधार पर नियुक्त विधवा की सास, ये यहाँ पर पूछा गया है था कि रेलवे कर्मचारी पास 1986 निर्भर संबंधी में शामिल नहीं है। तो सहानुभूति आधार पर नियुक्त विधवा की सास, शादीशुदा बहन जो अलग रहती है, ये लागू नहीं होगा, ये इस पर लागू नहीं होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी है, इसमें बी में देखिए विधवा की सास है, विधवा का सास कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। विधवा सास आप यहाँ पर देखिए कि कोई भी महिला कर्मचारी है उसकी जो सास है उसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पर वो उस डिपेंडेंट रहेगी, लेकिन शादीशुदा बहन जो अलग रहती है जिसकी शादी हो चुकी है वो डिपेंडेंट नहीं होगी, निर्भर संबंधी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर निर्भर संबंधी में कौन कौन होते हैं वो एक बार बता देता हूँ। जैसे विधवा माता है या तलाकशुदा माता है, अविवाहित बहन है या विधवा बहन है या तलाकशुदा बहन है, और तीसरा जैसे भाई या सौतेला भाई है जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, और या किसी भी उम्र का विकलांग भाई है, ये सभी क्या है डिपेंडेंट होंगे। कब, जब अगर जैसे कर्मचारी है, जैसे पिता नहीं है, जैसा वही भाई, अगर हम भाई की बात करें तो भाई कब होगा, जब पिता नहीं होगा तभी डिपेंडेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन C इज राइट आंसर हो जाएगा 68 का। अगला देखिए 69 में पूछा गया है कि निर्भर आश्रितों के लिए रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 के तहत आय सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंट कब माना जाएगा, डिपेंडेंट बी के लिए रूल है। तो इसमें ऑप्शन बी में देखिए वेतन का 15% या न्यूनतम पेंशन प्लस DR पर आधारित निर्धारित राशि जो भी अधिक हो तभी, मतलब कि वेतन का 15% से अधिक जो भी कर्मचारी है उसका जो वेतन है, उसका जो निर्भर वाला है मतलब डिपेंडेंट जो भी व्यक्ति है उसका 15% से ज्यादा उसकी कमाई नहीं होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि 9,000 रुपए से अधिक नहीं कमाना चाहिए। 9,000 ये क्या है चेंज होती रहती है, जैसे DA में चेंज होता है तो ये चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी ये 9,000 के आसपास, या बोल सकते हैं कि 15% या न्यूनतम पेंशन प्लस DR पर आधारित निर्धारित राशि जो भी अधिक हो वो यहाँ पर
रहेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पीटीओ मीन्स, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पीटीओ का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए बिना प्रतिबंध के मुफ्त यात्रा नहीं होती है, उसमें कुछ देना पड़ता है। पूर्ण किराए पर जारी टिकट, ये भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए सामान्य किराए का 1/3 भुगतान करके टिकट के लिए प्राधिकरण, जब पीटीओ आप जारी करवाते हो, पीटीओ रहता है उस पर रिजर्वेशन करवाते हो, तो उसका 1/3 लगता है, मतलब जो भी रिजर्वेशन है सामान्य किराया है, जैसे 100 रुपये किराया है तो करीब 33 रुपये के आसपास से यहाँ पर किराया लगेगा पीटीओ पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 671 में देखिए पास नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? परिवार की परिभाषा पूछी गई है। इससे पहले बताया था कि डिपेंडेंट परिवार में कौन कौन होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। पति पत्नी, पुत्र जिसकी उम्र 21 वर्ष हो या कर्मचारी पर पूर्ण आश्रित हो, 21 वर्ष का अधिक का पुत्र किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत है, या किसी भी आयु का जो विकलांग या अशक्त पुत्र है वो भी परिवार में शामिल होगा, या किसी भी आयु की अविवाहित पुत्री है वो भी विकलांग, वो उसमें परिवार में शामिल होगी, या विधवा पुत्री है, तलाकशुदा पुत्री है, या कर्मचारी पर कोई पूर्ण आश्रित है, तभी उसको परिवार में शामिल किया जाएगा, उसको परिवार माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी शामिल नहीं है पूछा है, तो ये रहेगी विवाहित बेटी, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर अगले देखिए 21 वर्ष से अधिक का बेटा जो वास्तविक छात्र हो, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत है, कानूनी रूप से तलाकशुदा निर्भर बेटी, ये भी शामिल रहेगी। तो यहाँ पर विवाहित बेटी नहीं रहेगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72, रेलवे पास और पीटीओ का मौद्रिक मूल्य है, तो ये कैसा होता है? आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स से मुक्त होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए 73, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध नहीं है? रेल सेवा आचरण नियम 1966 टोटल 26 नियम है, टोटल जो है नियम 26 नियम है। यहाँ पर पूछा गया है कि गतिविधि निषिद्ध नहीं है, तो यहाँ पर है निषिद्ध नहीं है तो कल्याण गतिविधियों में भाग लेना, कि कोई भी कर्मचारी है वो कल्याण गतिविधियों में बेरोक टोक भाग ले सकता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट ए में कहा गया है कि व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होना, तो कोई भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकता है। रूल नंबर 15 में बताया गया है कि रूल नंबर जो 15 है उसमें बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार या व्यवसाय करना उसके लिए वर्जित है। यहाँ पर रूल नंबर 13 में देखिए, रूल नंबर 13 में ये बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी या अधिकारी ठेकेदार से उपहार के रूप में बड़ी राशि नहीं ले सकता। कुछ नियम बनाए गए हैं उसके लिए, तो कुछ राशि, छोटी राशि वो उपहार स्वरूप ले सकता है, लेकिन बड़ी राशि लेना वर्जित है। कल्याण गतिविधियों में आराम से भाग ले सकते हैं। निजी कंपनियों में शेयर रखना, रूल नंबर 16 में बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी जो निजी कंपनी है उनका शेयर नहीं खरीद सकते हैं, और उसमें भी कुछ लिमिट दी हुई है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73 का सी सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74, आचार नियमों के तहत, जो आचार नियम हैं उनके तहत पूर्व अनुमति किसके लिए आवश्यक है? पूर्व अनुमति किसके लिए आवश्यक है? तो आधिकारिक बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाहरी रोजगार में संलग्न होना तो इसके लिए पूर्व अनुमति है। अवकाश के लिए पूर्व अनुमति, यहाँ पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करना, ये सभी यहाँ पर देखिए बाहरी नियमों की बात हो रही है, आचार जो नियम है, तो बाहरी रोजगार में संलग्न होने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, ठेकेदारों से मौद्रिक लाभ स्वीकार करने से कौन सा नियम रोकता है? तो कौन सा नियम रोकता है? तो नियम 5 रोकता है कि कोई भी लाभ, ठेकेदारों से कोई मौद्रिक लाभ लेना चाहता है तो रूल नंबर
5 में बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आचार नियमों के तहत कौन सी गतिविधियों की अनुमति है? आचार नियमों के तहत जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है 1960, टोटल 26 रूल हैं। उसमें गया है कि आचार नियमों के तहत कौन सी गतिविधि की अनुमति अनुमति है। तो निजी व्यवसाय नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था कि रूल नंबर 15 में बताया गया कि निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है। ठेकेदार या एजेंटों के रूप में कार्य नहीं कर सकते, कि किसी भी ठेकेदार के एजेंट के रूप में कार्य। यहाँ पर दिया गया आधिकारिक कल्याण गतिविधियों में भाग लेना। तो ये पूर्व अनुमति है, मतलब ये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और डी में दिया गया है आपूर्तिकर्ता से कमीशन स्वीकार करना, तो ये भी प्रतिबंधित है, वर्जित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 77, रेलवे कर्मचारी के एलएपी औसत वेतन अवकाश जिसको अर्जित अवकाश भी कहते हैं, पर जाने पर अवकाश वेतन की पात्रता क्या होती है? तो क्या होती है? उसमें पूर्ण वेतन मिलता है जो औसत वेतन है, प्लस डीए जो महंगाई भत्ता है वो भी मिलता है। आपको पता है कि टोटल साल में 30 एलएपी मिलती हैं, 30 एलएपी मिलती हैं। 1 जुलाई में 15 और 1 जनवरी को 15, टोटल इस तरह से 30 छुट्टियां मिलती हैं। जमा करने की जो टोटल अधिकतम सीमा होती है वो 300 प्लस 315 मतलब 300 प्लस 15 छुट्टियां अधिकतम जमा कर सकते हैं। एक बार में अगर छुट्टी लेनी है एलएपी छुट्टी, तो 180 दिन की मतलब 6 महीने की एलएपी आपको मिल सकती है। एलएपी का नकदीकरण कराया जा सकता है साल में 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार एलएपी का नकदीकरण कराया जा सकता है। और 10 एलएपी का ही नकदीकरण होगा। प्रत्येक 2 साल के गैप के बाद ही ये होगा। और पूरी सेवा काल में 6 बार नकदीकरण कराया जा सकता है। नकदीकरण जब कराएंगे तो टोटल 40 छुट्टियां होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि नकदीकरण के बाद आपके खाते में 30 छुट्टियां शेष बची होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था कि एलएपी औसत वेतन जो अवकाश पर जाने पर अवकाश वेतन की पात्रता क्या होगी? तो पूर्ण वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। अगला देखिए 78, रेलवे सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटरी जो रिटायरमेंट के लिए न्यूनतम पात्र सेवा कितनी वर्ष है? तो 20 वर्ष होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। अभी जो चल रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए न्यूनतम पात्र सेवा 20 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 79, सम्मिलित स्थानांतरण अनुदान सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सीटीजी कब दिया जाता है? तो ये कब दिया जाएगा? यहाँ पर देखिए केवल पदोन्नति पर इस पर भी नहीं, केवल नए स्थान पर स्थानांतरण इस पर भी नहीं, केवल सेवानिवृत्ति पर इस पर भी नहीं। नीचे लिखा हुआ है स्थानांतरण, पदोन्नति, स्टेशन परिवर्तन वाले सेवानिवृत्ति। तो मतलब यहाँ पर देखिए पदोन्नति भी बोल सकते हैं। जब किसी का पदोन्नति होगी तो उसका स्थान परिवर्तन होगा। नए स्थान पर केवल दिया है तो नए स्थान पर भी होगा, और सेवानिवृत्ति पर भी होगा। केवल का मतलब यहाँ पर देखिए केवल केवल दिया है तो केवल की वजह से ये गलत है। बाकी यहाँ पर देखिए स्थानांतरण पर भी मिलेगा, पदोन्नति, स्टेशन परिवर्तन होना आवश्यक है। अब सीटीजी किस टाइप से मिलता है कि यदि 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आपका स्थानांतरण हुआ है या पदोन्नति पर आपको नए पद पर पोस्टिंग दी है, जिससे आपका आवास परिवर्तन हुआ है, तो आपको वेतन का 80% दिया जाएगा। यदि 20 किलोमीटर से कम है और आवास आपका बदला है, 20 किलोमीटर से कम है लेकिन आवास बदला है, तब आपको वेतन का 1/3 दिया जाएगा। और सेवानिवृत्ति मामले में 80% ही दिया जाएगा, चाहे वो उसका आवास, चाहे उसकी दूरी 20 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है, तब 80% ही दिया जाएगा वेतन का सीटीजी में, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 80, सीटीजी की गणना किसके आधार पर की जाती है? जो सीटीजी होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, उसमें मूल वेतन और जो दूरी होती है उसके आधार पर यह गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी
कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा किसके लिए दिया जाता है? तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, या इसको कहेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ये 1923 में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के से पारित हुआ था। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से ये पारित हुआ था, लेकिन 2011 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का जो नाम बदलकर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसका नाम बदल दिया है। और ये कब किया है? 11/5/2011 को एक लेटर निकला है और उसका लेटर नंबर था 61/2011। उसमें जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है कि रोजगार, कोई भी कर्मचारी रोजगार है, श्रमिक है, रोजगार के दौरान उसको चोट लग गई है, दुर्घटना हो गई है, या पूरी तरह विकलांग हो गया है, या अस्थायी रूप से विकलांग हो गया है, तो परिवार को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना, या खुद जो कर्मचारी है उसको क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करवाना, ये इस का उद्देश्य है। और ये राशि का जो भुगतान है वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ जो पूछा गया था कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा किसके लिए दिया जाता है, तो रोजगार के दौरान और रोजगार से संबंधित चोट के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मैंने उद्देश्य में बताया था कि किसी भी कर्मचारी को जैसे चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसमें वो विकलांग हो जाए, या अस्थायी विकलांग हो जाए, या स्थायी विकलांग हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ये उस से संबंधित ये नियम है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82। यह भी अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि किस पर आधारित होती है? यह है अधिनियम के तहत मुआवजे, इसी के बारे में पूछा गया है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बारे में ही कहा गया है कि अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि किस पर आधारित होती है। तो ये किस पर आधारित होती है? जो मंथली वेजेज एंड नेचर ऑफ इंजरी, मासिक वेतन और चोट के प्रकार पर आधारित होती है कि कितनी राशि उसको दिया जाएगा, किस प्रकार की चोट है, उसका मासिक वेतन कितना था। तो मासिक वेतन यहाँ पर क्या काउंट किया जाता है? जैसे लास्ट का जो 10 महीने का, लास्ट के जो 10 महीने का जो होता है उसको औसत वेतन काउंट कर लेते हैं। यदि जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चोट किस प्रकार से और कैसे, क्या चोट पर कितना यहाँ पर दिया जाएगा। तो यदि कोई भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो औसत मासिक वेतन का, औसत जो मासिक वेतन है उसका 50% का आयु तथ्य मतलब एज फैक्टर है, एज फैक्टर है के साथ गुणा करके दिया जाता है। मतलब दोबारा से सुनिए, औसत वेतन इनटू औसत वेतन का 50% इनटू एज फैक्टर ये न्यूनतम 1,20,000 रुपए से कम नहीं होगा, न्यूनतम 1,20,000 ये होगा। एज फैक्टर के साथ 50 जो औसत वेतन है उसका 50% का मल्टीप्लाई करके दिया जाता है। यदि कोई पूर्ण विकलांग, दूसरा पॉइंट में देखिए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाता है, पूर्ण विकलांग में औसत जो वेतन है उसका 60% का जो एज फैक्टर है उसके हिसाब से दिया जाता है। और ये 1,40,000 से कम नहीं हो सकता, न्यूनतम 1,40,000। यदि कोई स्थायी या आंशिक विकलांग होता है तो उसमें औसत मासिक जो वेतन है उसका 60% का और एज फैक्टर के साथ गुणा करेंगे और कितनी विकलांगता उसको काउंट करेंगे कि 40% है, 20% है, 30% है, तो यहाँ पर या 60% है, उसके हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा? मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। औसत मासिक वेतन का 60% प्लस एज फैक्टर इनटू विकलांगता कि विकलांग कितना है, तो उसके हिसाब से ये दिया जाएगा मुआवजा राशि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो उद्देश्य है
अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, जो रोजगार हैं उनमें न्यूनतम वेतन कितना होगा ये सुनिश्चित करना न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का है। मजदूरी की जो न्यूनतम दर है उसका उसको निर्धारित करना, यही इसका उद्देश्य है कि जो भी मजदूरी है उसकी न्यूनतम दर क्या होगी। वेतन को समय पर दिलाना, ये भी एक इसका उद्देश्य है कि जो वेतन है उसको समय पर दिलाना। इसके अलावा इस न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में कि एक पारी में 12 घंटे होंगे एक पारी में। प्रतिदिन जो कार्य करने का जो समय होगा 9 घंटे का समय होगा। 9 घंटे का समय होगा, लगातार 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं किया जाएगा और 5 घंटे बाद मतलब आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे काम किया जाएगा। सप्ताह में 48 घंटे तक कार्य किया जाएगा, इससे ज़्यादा कार्य नहीं करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में इसी बताया गया है कि पारी में 12 घंटे होंगे। प्रतिदिन कार्य करने का जो समय होगा 9 घंटे का समय होगा। लगातार यदि कार्य कर रहे हैं तो 5 घंटे से अधिक आप लगातार कार्य नहीं करेंगे। 5 घंटे बाद आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा। और ये इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करना और वेतन समय पर दिलाना। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी मिनिमम वेजेज आर फिक्स्ड बाई, न्यूनतम वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभी ऊपर बताया था कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में कि मजदूरी की न्यूनतम दर क्या होगी, और ये दर को कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय और राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए 85 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य क्या है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का उद्देश्य पूछा है। तो उद्देश्य यह है कि औद्योगिक विवादों की जांच और समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। ये जो लागू हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ है। इसका जो उद्देश्य है कि औद्योगिक विवाद हैं उनकी जांच और समाधान करना। अब हम बात करेंगे कि औद्योगिक विवाद होते क्या हैं। तो औद्योगिक विवाद होते हैं जैसे मालिक और मालिक में कोई दिक्कत हो, मालिक या श्रमिक में दिक्कत हो, श्रमिक या श्रमिक में के बीच रोजगार या रोजगार की शर्त या श्रम की स्थिति में कोई विवाद जब उत्पन्न होता है तो वही विवाद होगा। मालिक मालिक, श्रमिक श्रमिक, मालिक या श्रमिक, इनके बीच रोजगार को लेकर या इनकी कोई जो शर्तें हैं उनके मध्य श्रम की स्थिति के कारण यदि कोई जो विवाद उत्पन्न होता है वही क्या होगा, औद्योगिक विवाद कहलाएगा। अगला देखिए 85 के बाद 86 से, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कौन से प्राधिकृत प्राधिकारी हैं विच इज रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसमें धारा 7 में बताया गया है कि श्रम न्यायालय की स्थापना हुई है धारा 7 में, और श्रम न्यायालय ही इसका प्राधिकृत प्राधिकारी है। धारा 7 के अंतर्गत श्रम न्यायालय की स्थापना हुई है और श्रम न्यायालय यहाँ पर प्राधिकृत प्राधिकारी है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। अगला देखिए 87, क्वेश्चन नंबर 87, कितने श्रमिकों को नियुक्त करने वाली फैक्ट्रियों को सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। द फैक्ट्रीज एम्प्लॉय हाउ मेनी वर्कर्स मस्ट अपॉइंट ए सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर कि 1000 श्रमिकों को नियुक्त करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनमें सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर और कुछ मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि 30+ यदि कर्मचारी हैं तो उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में पालना घर होना आवश्यक है, पालना घर होना आवश्यक है। यदि 150+ कर्मचारी हैं तो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना आवश्यक है।
यदि 250 प्लस कर्मचारी हैं तो वहां पर कैंटीन होना आवश्यक है। और जहां पर 500 प्लस कर्मचारी हैं वहां पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और एक WLI नियुक्त करना आवश्यक है। और यहाँ पर पूछा गया था सुरक्षा अधिकारी कब नियुक्त किया जाएगा, जब 1000 कर्मचारी या श्रमिक नियुक्त होंगे, काम करेंगे उस कारखाने में। तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 88, रेलवे फैक्ट्रियों के लिए फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या आवश्यकता है? मेन तो देखिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय, सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए 88 के बाद 89, किस पद के अधिकारी और उसके ऊपर अपने स्वयं के नियंत्रक अधिकारी होते हैं जो टीए जर्नल पर हस्ताक्षर करते हैं? तो जेएजी जो ग्रेड के अधिकारी होते हैं वो टीए जैसा होता है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रेड के अधिकारी हैं वो यहाँ पर टीए जर्नल पर हस्ताक्षर करते हैं। तो 89 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90, किस टीए बिल के लिए मासिक सह हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है? कि ऐसा कौन सा ट्रेवलिंग अलाउंस है जिसके लिए मासिक सह हस्ताक्षर मतलब हर महीने हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर टीए के स्थायी टीए के लिए होता है परिवहन भत्ता, जो आपको कन्वे अलाउंस मिलता है, कन्वेंस जो अलाउंस मिलता है रेगुलर हर महीने जो मिलता है आपको, उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अस्थायी टीए पर होता है, विशेष टीए पर भी साइन होता है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन नंबर 90 का बी सही आंसर होगा। अगला देखिए 91, पेंशन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? मतलब किस नियम के आदि प्रतिप्रस्तावित मतलब किया है कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट। यहाँ पर जो पूछा गया है कि इसकी जगह पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की जगह कौन सा एक्ट लाया गया है? तो ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1945, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को लाया गया है। ये 1995 में संसद में पारित हुआ और लागू हुआ है ये 7 फरवरी 1996 में। 7 फरवरी 1996 में ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ये 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, हम उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी में समान अवसर और अधिकार प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 पहले विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को जो रिप्लेस किया है वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92, सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क विकलांगों के लिए आरक्षण कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर जो ऊपर बताया गया था कि बेंचमार्क जो एक्ट है तो इसमें 4% बेंचमार्क विकलांगों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता का अर्थ न्यूनतम कितना प्रतिशत विकलांगता है? कम से कम 40%। ऑप्शन बी, कम से कम 40% यदि कोई व्यक्ति होगा उसको बेंचमार्क विकलांगता माना जाएगा। तो 40% कम से कम होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिनियम किसकी स्थापना के लिए प्रावधान करता है? तो ये विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 94। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, सहानुभूति
पूर्ण नियुक्ति के लिए कौन सी शर्त नहीं है? सहानुभूति नियुक्ति के लिए कौन सा शर्त नहीं है? यहाँ पर देखिए, विच इज नॉट कंडीशन ऑफ ए कंपेंसेट अपॉइंटमेंट। सी ए सहानुभूति नियुक्ति के लिए कौन सा शर्त नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कर्मचारी की सेवा में मृत्यु होनी चाहिए, ये एक शर्त है। कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष सेवा पूरी करी हो, तो ये आवश्यक नहीं है। आवेदक निर्भर होना चाहिए, आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। तो ये तीनों तो हैं, ये तीनों शर्त हैं कि कर्मचारी की मृत्यु सेवा में, मतलब कोई भी कर्मचारी है सेवा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको 10 वर्ष की सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर देखिए, कर्मचारी की ड्यूटी पर मृत्यु, कब कब सहानुभूति अपॉइंटमेंट होता है? कि कर्मचारी की ड्यूटी पर मृत्यु हुई, या रेल दुर्घटना में मृत्यु होती है, या कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है, या असामयिक मृत्यु होती है, तब यहाँ पर जो सहानुभूति पूर्ण नियुक्ति है वो दी जाती है। या फिर कहें जब कर्मचारी 2 वर्ष से अधिक समय से लापता है। कोई भी कर्मचारी यदि 2 वर्ष से अधिक समय से लापता है और उसका जो भुगतान है वो परिवार को कर दिया गया है, मतलब अंतिम भुगतान परिवार को कर दिया गया है, तो उस समय जो भी योग्य उस परिवार में है, सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए उसको नियुक्ति दी जाएगी। और ये 2 वर्ष कब से गिना जाएगा? जब फर्स्ट एफआईआर दर्ज होगी, प्रथम एफआईआर दर्ज होगी, तब से 2 वर्ष का समय काउंट किया जाएगा। या तीसरा कहें कि कर्मचारी के अपंग होने पर चिकित्सा की जो जितनी भी श्रेणी है उनमें उसको डीकैटेगराइज कर दिया जाए, तब सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति की जा सकती है। चौथे पॉइंट में बताया है कि जब कोई कर्मचारी जैसे हृदय रोग, कैंसर अथवा कोई गंभीर बीमारी है उससे ग्रसित होता है, डॉक्टर द्वारा उसको पूर्ण रूप से डीकैटेगराइज कर दिया जाता है, और उसके लिए कोई भी मतलब वैकल्पिक नियुक्ति नहीं होती है कि इसको कहाँ दिया जाए। तो उस समय सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति की जा सकती है। तो मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं, तो उसके हिसाब से सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 से सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति नहीं दी जाती यदि कर्मचारी बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है। प्राकृतिक कारणों से मृत्यु पर दी जा सकती है, 15 वर्ष सेवा के बाद सेवानिवृत्ति, ये तब उसके बाद, और अवकाश पर रहते हुए मृत्यु। यहाँ पर रिटायरमेंट आफ्टर 15 सहानुभूति नियुक्ति तब नहीं दी जाएगी जब कोई भी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है, मतलब डिसमिस्ड या रिमूव किया गया है, तो उस समय सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन देखिए 97, रेलवे कर्मचारी की पेंशन कैसे गणना की जाती है? हाउ इज द पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट कैलकुलेटेड? कैसे की जाती है? तो सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 10 महीने के औसत वेतन के आधार पर, पहले जितने भी जैसे सेवानिवृत्ति जब हुआ है उससे 10 महीने का जो पहले वेतन होता है उसको औसत वेतन का आधार रखा जाता है, औसत वेतन उसको माना जाता है 10 महीने का औसत वेतन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98। 98 में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी के चिकित्सा श्रेणी परिवर्तन, मेडिकल जो परिवर्तन है का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो मेडिकल बोर्ड द्वारा ही लिया जाता है, मेडिकल बोर्ड द्वारा, कि चिकित्सा श्रेणी का परिवर्तन मेडिकल बोर्ड ही करेगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99, मेडिकल डीकैटेगराइज कर्मचारी किसमें समाहित किए जाते हैं? मेडिकली डीकैटेगराइज स्टाफ आर अब्सॉर्ब्ड इन, तो ये किसमें किए जाते हैं? पद, चिकित्सा, फिटनेस और उपलब्धता के आधार पर, कि किस पद में वो फिट है और उस पद में कितनी वैकेंसी है, कितने उपलब्ध हैं, तभी उसको यहाँ पर समाहित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पर पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ GDCE, पूरा रूप पूछा गया है। तो GDC जो होता है
जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। एक होता है LDCE। तो LDCE क्या होता है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीमित विभागीय परीक्षा। जो WLI जो डिपार्टमेंटली होती है वो LDC से होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीमित विभागीय परीक्षा। और GDC का जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक होता है प्राण, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। प्राण ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 101। ये यहाँ से 101 से लेकर 110 तक ये राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की राजभाषा नीति किस पर आधारित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो देखिए, आधिकारिक भाषाओं का अधिनियम जो राजभाषा अधिनियम है 1963, इस पर आधारित है भारतीय रेलवे की राजभाषा नीति। इस नियम को संशोधन 1967 में किया गया है। कुल धाराएं इसमें 9 होती हैं। कुल धाराएं 9 होती हैं और राजभाषा जो अधिनियम है उसकी धारा 3-3, धारा 3-3 ये 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 को लागू हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102। आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्र बी में नहीं आता है? आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार 3 राज्यों को 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कै क्षेत्र कहेंगे, दूसरा ख क्षेत्र कहेंगे, तीसरा ग क्षेत्र कहेंगे। हम इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कै क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, ख क्षेत्र में कौन कौन से और ग क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो कै क्षेत्र में आप देखिए राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये टोटल 9 राज्य आते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये इसमें आते हैं। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये सभी कै क्षेत्र में आते हैं। ख क्षेत्र में आते हैं, जो क्षेत्र में आते हैं महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। महापंगु, महापंगु, तो महा से महाराष्ट्र, पै से पंजाब और ये गुजरात। इसमें 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, दमन दीप और नागर हवेली, इस टाइप से ये होते हैं। इसके अलावा ख क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जो कै क्षेत्र में नहीं आते और ख क्षेत्र में नहीं आते हैं वो सभी ग क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बी क्षेत्र में नहीं आता है, बी क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर बी क्षेत्र में देखें मतलब ख क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश नहीं आता है। बाकी ये भी नहीं आते हैं, लेकिन ये क्या कै क्षेत्र में ये आता है। ये क्या है? ग क्षेत्र में आते हैं तीनों। ये ग में रहेगा, ये ग में और ये ग में। ये क्या रहेगा? कै क्षेत्र में रहेगा। तो यहाँ पर बी क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है कि आधिकारिक भाषा नियमों के साथ निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्र बी में नहीं आता है? तो ये भी नहीं आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल भी नहीं आता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो आंसर की है उसमें दिया हुआ है सी। उत्तर प्रदेश किस में आता है? कै क्षेत्र में आता है। बाकी ये 3 ग क्षेत्र में आते हैं। या बी की जगह क्या होना चाहिए था? ग क्षेत्र होना चाहिए, मतलब ग क्षेत्र होना चाहिए या सी क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 103। आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कै क्षेत्र, ग क्षेत्र, कै, ख और ग, 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। 104 देखिए 104, क्वेश्चन नंबर 104। अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फॉर?
तो यहाँ पर टोटल अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। देखिए 22 भाषाएं किस प्रकार से हैं कि मूल संविधान में, जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा थी कौन सी, सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी थी। उसको संविधान संशोधन जो 21वां हुआ था उन 1967 में उसमें जोड़ा गया 15वीं भाषा को। 16वीं भाषा कोंकणी, 16वीं भाषा कोंकणी, 17वीं भाषा मणिपुरी, मणिपुरी और 18वीं भाषा जो थी वो नेपाली। इनको 71वां जो संविधान संशोधन था 1992 1992 उसमें जोड़ा गया है, जिसको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। उसके बाद 19वीं जो थी वो बोडो और 20वीं डोंगरी और जो 21वीं थी मैथिली, 21वीं मैथिली और 22वीं जो थी वो थी संथाली, उसको जोड़ा गया है 92वें संविधान 2003 में। तो इस प्रकार से टोटल 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जाता है। मूल संविधान में टोटल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधु को जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन 1967 में। इसके बाद कोंकणी, 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली, इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। और इसके बाद बोडो, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, मतलब 19 बोडो, 20 डोंगरी, 21 मैथिली, 22 संथाली, इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। अगला देखिए, क्षेत्र ए में कौन सा राज्य शामिल है। तो क्षेत्र ए में कौन सा राज्य शामिल है, तो राजस्थान, अभी आपको बताया था कि 9 राज्य हैं, तो जिसमें राजस्थान ए में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऑन। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया, इसलिए हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। एक विश्व हिंदी दिवस है जिसको 10 जनवरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, क्षेत्रीय रेलवे आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये होते हैं जीएम। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी है, OLIC जो कमेटी है, इसका जो उद्देश्य है, आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन जो समिति है, इसका उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में हिंदी जो राजभाषा है के प्रयोग और प्रगति की समीक्षा, निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए जो बनाई गई जो समिति है वो आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जीएम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 107। अगला क्वेश्चन देखिए, 108 है, सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। ये आधिकारिक भाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रभावी हुई है। तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि 26 जनवरी 1965 से के बाद सभी ये धारा 3 प्रभावी हुई है। इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1965 के बाद सभी जो शासकीय प्रयोजन हैं उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, और मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, केंद्र की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित है। तो 343 के एक अनुच्छेद 343 का एक है। इसमें बताया गया कि संघ की जो राजभाषा है
हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के 2 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष के अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 343 के 2 में कहा गया है कि जो भी शासकीय प्रयोजन होंगे उसमें हिंदी के साथ-साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के को जो प्रसार है उसका बढ़ाए, उसका क्या विकास करे, अनुच्छेद 351 में बताया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का। अगला क्वेश्चन जो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 110 है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज असेंटेड टू बाय द प्रेजेंट ऑन। आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में पूछा गया कि आधिकारिक भाषाओं का अधिनियम जो 1963 है उसमें ये कब हुआ है? तो 110 क्वेश्चन नंबर 110 है। तो 10 मई 1963 राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1963। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट रहा है 56 से लेकर 110 क्वेश्चन तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। आप कई सारी पेपरों की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। इसके अलावा इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पार्ट फर्स्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। सभी के लिए